चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम इन दोनों का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट के सबके मिला के हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ के अंदर हम क्या करते हैं भाई, मुझे पता है ये आगे नीचे है क्या, ठीक है। तो आज हम वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तुम्हें दो तरीके के वेक्टर एडिशन करवा दिए थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो करते हैं हम शुरुआत हमारी। फर्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे करोगे भाई इसके अंदर, अगर मैं तुमसे बोलूं कि वी हैव टू वेक्टर्स, क्या है हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ये जो मेरे पास है दैट इज ए वेक्टर और ये मेरे पास जो है दैट इज बी वेक्टर। अब तुम्हें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, क्या करना है, तो कैसे करते हैं हम, दोनों को किससे जोड़ते हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखते हैं। तो मुझे पता है ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो क्या मैं इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकती हूँ। तो वही मैंने क्या करा, इस वेक्टर को कंप्लीटली उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगी पैरेलल, मुझे पता है कि पैरेलल डायरेक्शन में मैं वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकती हूँ। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकती हूँ ऐसे कि ऐसे बी वेक्टर को, इसके पैरेलल शिफ्ट करा मैंने। तो फर्स्ट की टेल से दूसरे के हेड पे जो वेक्टर बनता है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या ये सही है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ, देखो फॉर्मूले दोनों की डेरिवेशन से सेम निकलते हैं, इसलिए हम सेकेंड लॉ करते हैं। तो सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उन दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स से हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये मेरे पास जो है बी वेक्टर है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों से पैरेललोग्राम कब बना सकती हूँ, मैंने इन दोनों को की टेल से ऐड कर दिया, ये मेरे पास दोनों की टेल है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं इनके जो एडजेसेंट वेक्टर हैं वो बिल्कुल इसी की तरह बना देती हूँ। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, जैसे मान लो बी वेक्टर के जैसा का जैसा वेक्टर यहाँ पैरेलल इस बी वेक्टर में ले लिया, इस ए वेक्टर के जैसा का जैसा वेक्टर यहाँ ले लिया, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो हमारे पास क्या होगा, डायगोनल होगा, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमारे पास अगर इसका मैं रिजल्टेंट वेक्टर देखूं तो क्या ये इसका डायगोनल है, इफ दिस इज द डायगोनल तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब मेरे पास रिजल्टेंट आ गया तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था, इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे करो और यहां से तुम क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पॉइंट से। मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये वाला। इसके अंदर तुम अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है तुम्हारे पास थीटा है, तो ये भी ए वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है, दैट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी ए कोस बी कोस थीटा, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस पूरे के पूरे एंगल को देखूं, कौन से एंगल को, मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम ये वाला एंगल देखो, ये वाला, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, अंडर रूट मेरे पास बेस का और परपेंडिकुलर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो बेस मेरे पास क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर।
यहां से जब हमने सॉल्व करा था तो मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया था, वो आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही आया था। फिर मैंने इसके अंदर अगर मान लो a और b के बीच में एंगल जो है मेरे पास दैट इज अल्फा, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बना रहा है ए वेक्टर वो अल्फा है, तो यहां से तुम tan अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। tan अल्फा का क्या होता है, p बाई एच, परपेंडिकुलर b साइन थीटा, और h तुम्हारे पास क्या है, p बाई बी होता है, सॉरी तुम्हारे पास क्या होता है, tan अल्फा होता है p बाई बी, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी कोस थीटा। तो ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आए थे, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, यानी हमारे पास पॉलीगन लॉ की। अब अगर तुम नॉर्मल लॉ की बात कर रहे हो, कौन कौन से लॉ की, फर्स्ट लॉ की, ट्राइंगल लॉ की और पैरेललोग्राम लॉ की, उन दोनों के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। अब मैं तुमसे बोलूं भाई क्या हो अगर तुम्हारे पास जो वेक्टर एडिशन है वो दो से ज्यादा का हो, किससे हो, तो अगर मान लो दो से ज्यादा का एडिशन है, मान लो तुमको वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर दे दिया तुम्हें बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर तुम्हें सी डी, ऐसे करके तीन चार वेक्टर तुम्हें दे दिए, मान लो पांच वेक्टर दे दिए तुम्हें, ये ए वेक्टर है, फिर तुम्हें बोला ये कोई बी वेक्टर है, फिर तुमसे बोल रहा है भैया ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ऐसे ही कोई इधर की डायरेक्शन में ई वेक्टर है, इन सबको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखते जाते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर लो, ए वेक्टर पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, दिस इज बी वेक्टर, बी के ऊपर सी रख दो, दिस इज सी वेक्टर, सी के ऊपर डी रख दो, दिस इज डी वेक्टर, फिर डी के ऊपर ई रख दो, दिस इज ई वेक्टर। ये क्या करा, अब अगर मैं क्या लूं, एक की टेल से दूसरे की एंड वाले की टेल, फर्स्ट वाले की टेल से एंड वाले के हेड पे वेक्टर खींचोगे, तो ये जो वेक्टर होगा दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं यहां लिख देती हूं एक बार, आर वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इस तरह तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ आता है। ठीक है, बहुत चांसेस हैं, बहुत मतलब बहुत रेयरली आता है ये। ठीक है, तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं वो ज्यादा नॉर्मलाइज है, बाकी हम इस तरह करते हैं। अब फिर बोलोगे तुम कैसे निकालते हो, तो जो पॉलीगन लॉ होते हैं इसके अंदर रिजल्टेंट हम नॉर्मल थोड़ी सी मैथ्स लगा के हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो ये आ जाएगा, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट ये आता है। तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, और थोड़े थोड़े मैथ्स के लॉ लगा लेते हैं हम। तो हम सॉल्व करते हैं, हम इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे बाद में, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई पॉलीगन लॉ कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, अब पॉलीगन लॉ के बाद हम बात करते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन की। भाई हम तो क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स। तो हम नेक्स्ट वाला करते हैं, दैट इज मेरे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब भाई मुझे अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, बताओ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। बिल्कुल, मेरे पास जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर है, यू हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी तक तो तुमने उनका एडिशन करा था ए और बी वेक्टर का, अब तुम क्या करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या कर लो, सब्सट्रैक्शन कर लो। तो तुमको निकालना क्या है, तुम्हें गिवन है दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुम्हें उनका माइनस सब्सट्रैक्ट करना है। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो वही मैंने दोनों की टेल को एक साथ रख दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, लेकिन मैं क्या करूं, क्या मैं इस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकती हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकती हूँ। तो अगर मान लो ए और बी के बीच में एंगल इज थीटा डिग्री, ठीक है,
तो इस बी का अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं तो वो माइनस बी हो जाएगी ना। तो मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, माइनस बी हो गई। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, यही हो गया। अब ये वही पैरेललोग्राम बन गया। देखो कैसे बना, ये एक तुम इसके बराबर यहां खींचोगे, इसके बराबर तुम यहां खींचोगे, तो इन दोनों के बीच में जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आया डायगोनल का, दैट इज आर वेक्टर। फॉर्मूला सेम आता है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। पर क्या थीटा की जगह ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा आ गया। तो साइन कोस 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस कोस थीटा, यही लिखते हैं ना। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास, सब्सट्रैक्शन का। मतलब चेंज क्या आया, सिर्फ माइनस आ गया प्लस की जगह, ठीक है। इसी तरह जब तुम दूसरा निकालोगे, ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, और इसी तरह जब तुम माइनस का tan निकालोगे थीटा, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ मान लो एंगल निकालना है, ये मान लो बीटा है, अल्फा है, कुछ भी मान लो, तो उसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा, बताओ क्या आएगा इसके अंदर 180 माइनस थीटा से, बी साइन थीटा। भाई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, पॉजिटिव। तो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा की जगह जब 180 माइनस थीटा रखोगे तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। दैट मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी दिस। ये तुम्हारे दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे नेगेटिव के। जनरली तुम्हें वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव अप्लाई करना है तो कुछ मत करना, अपोजिट डायरेक्शन में कर देना और उसको जोड़ देना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, ये अगर हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गए तो हम दूसरी नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स। अगर मान लो तुम्हें वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है, 2D में भी होता है 3D में भी होता है, सिंपल हमें आता है ये, 2D का तो हम करते रहते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है और ये कोई तुम्हारे पास वाई एक्सिस है। अगर कोई मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मुझे पता है मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, दो कंपोनेंट आते हैं, इधर एक्स में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज नोन एज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आएगा, और यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां पे जो कंपोनेंट आएगा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और थीटा किस किस के बीच में एंगल है, ए और एक्स के बीच में। ये आता ऐसे क्यों है, क्या कभी सोचा है। एक्चुअली में क्या होता है, इसको करने का एक तरीका होता है। देखो पहली चीज हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया ना। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, मान लो साइन थीटा से निकाल लूं, तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो a ही है ना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा p बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। दैट मीन्स p इज इक्वल टू एच साइन थीटा। अब p मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसी तरह जब तुम बेस निकालते हो तो बेस के अंदर भी सेम आता है, ठीक है। दूसरा हम कभी कभी इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये टोटल 90 डिग्री है ना,
तो इसको दो तीन तरीके से देखा जा सकता है। मान लो इसको मैं 3D वेक्टर, अभी 3D का रिजोल्यूशन करेंगे, उससे थोड़ा कंपेयर करते हैं। थीटा अगर इसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, हम यूं याद रख लेते हैं नॉर्मली, उसके ऊपर cos थीटा कंपोनेंट डाल देते हैं। तो अगर ए वेक्टर एक्स के साथ थीटा बना रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, ए cos थीटा। ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी y के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो y एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है वो भी cos थीटा के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जनरली ऐसे याद रखते हैं कि कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल का cos थीटा ले लो। क्या ले लो, कोसाइन। उस एंगल का कोसाइन प्रोजेक्शन जो होता है वो उस एक्सिस पे आता है। यानी इस पे क्या आया, y पे cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, a sin थीटा। क्यों बताया है मैंने, तुम्हारा काम तो यहां तक हो जाता। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया जब ये वाला राइट, भाई ये वाला भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा। अब सिंस दोनों वैल्यू बराबर है, इस y की ही तो वैल्यू है, इसका मतलब है यहां से मैंने वैल्यू निकाली, दोनों सेम आ रही है। ठीक है, यानी तुमने रिजोल्यूशन एकदम करेक्ट करा है। क्यों इतना सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं थोड़ा सा मैं तुम्हें नेक्स्ट वाला बताऊं। जैसे मान लो इसका मतलब है किसी वेक्टर को, पहले इसी में देख लो, ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप, आई के अंदर उसका कंपोनेंट, ए वाई जे कैप, वाई के अंदर उसका कंपोनेंट। तो एक्स के अंदर इसका कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा और प्लस ए साइन थीटा। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अक्सर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है इसमें, दैट इज वो तुमसे पूछेगा कि भैया मुझे डायरेक्शन कोसाइन बताओ। क्या बताओ इसके, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोस। ठीक है, कोस थीटा, कोसाइंस, कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये भी तो कोस 90 माइनस थीटा ही था। तो डायरेक्शन कोसाइंस जब निकालते हैं नॉर्मली 3D में पूछता है तो उसका फॉर्मूला यहां से क्या निकल गया, ये ax के बराबर है ना, तो ax बराबर a cos थीटा। इसका मतलब है यहां जो डायरेक्शन कोसाइन आया x एक्सिस के साथ cos थीटा, दैट विल बी ax बाय a का फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, ax बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैं जैसे बोल दूं, मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, उसका x में कंपोनेंट है 3। क्या है क्वेश्चन, जनरली कोई छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया तो मैं इसको मिटा दूं एक बार। चलो, मैंने क्या करा, मेरे को रिजोल्यूशन में मैंने छोटा सा तुम्हें क्वेश्चन दिया। क्या क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास एक वेक्टर है, उसका x में कंपोनेंट है 3 और y में उसका कंपोनेंट है 4। उसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ। क्या बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन साइन थीटा, अगर उसको कोस में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन वो ए एक्स नहीं ए वाई अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 3/5, और ये क्या आ गया 4/5। 3/5 किसके बराबर होता है, कोस 37 या साइन 37। तो ये हो गया तुम्हारे पास कोस 53, और ये किसके बराबर होता है कोस के अंदर,
कोस ये कोस 37 हुआ ना, 4/5 इज कोस 37। तुम तो कोस से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा कोस 37। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 53। ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो थीटा भी, पर तुम्हें तो सिर्फ कोसाइन की वैल्यू पूछी थी, तो ये भी न करके तुम सिर्फ इतना भी रखते तो भी चलता है कि ये इसके कोसाइंस की वैल्यू है। ज्यादातर 2D में पूछता भी नहीं है, 3D में पूछता है। 3D करते हैं, चलो 3D रिजोल्यूशन करते हैं। तो 3D रिजोल्यूशन कैसे करते हैं 3D वेक्टर का? मान लो कोई 3D में वेक्टर है, तो वो सीधा सीधा तो बनेगा नहीं, तो मैंने क्या करा, 3D में वेक्टर बनाने के लिए मैं एक क्यूब बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ? बनाओ भाई क्यूब, क्यूब बना लो, क्यूबॉइड बना लो। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड क्या होगा? दिस इज एक्स वेक्टर, ये मेरे पास एक्स वेक्टर आ गया, ये मेरे पास वाई वेक्टर आ गया, और ये मेरे पास जेड एक्सिस आ गया। क्या सही है? एक्स वाई जेड एक्सिस। अब तुम्हारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस आ गए, तो मैंने बोला कि यहां से यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। चलो भाई करते हैं। दिस इज योर 3D वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर जो है एंगल बना रहा है, एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो वह अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज गामा। तो हमें पता है जो एंगल बनाता है वो कोस आ जाता है उस पे। तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा दैट विल बी ओ ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा, मान लो ये है, तो ये प्रोजेक्शन तुम्हारे पास हो जाएगा ए कोस बीटा, क्योंकि एंगल बीटा बना रहा है। और जेड एक्सिस पे जो आएगा ये ऐसे करके, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ए कोस गामा। तो वेक्टर कैसे लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तीनों वैल्यूज रखो इसके अंदर, ठीक है। ए एक्स क्या है? ए कोस अल्फा आई कैप, ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा। ठीक है, तीनों वेक्टर आ गए। क्या करें हम? कोसाइन का फॉर्मूला लिखें, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ठीक है, एक्चुअली में डायरेक्शन ही तो बताते हैं ये एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन की क्या डायरेक्शन है वगैरह वगैरह। तो कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, ए एक्स अपॉन ए आएगा मैग्नीट्यूड में, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरह तुम दूसरे का करोगी, या दूसरे का करो, कोस बीटा, उसमें सिर्फ ए वाई आएगा, नीचे का सेम आएगा। इसी तरह तुम सिमिलरली तीसरे का लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड का लिख सकते हो, वो आएगा ए जेड अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूले आ गए कोसाइन के। इस तरह रिजोल्यूशन करते हैं 3D वेक्टर का। समझ में आया? तीनों कोसाइंस आ गए, तीसरा लिख लेना तुम। अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए तो हमारे पास दो और बचा, दो और चीजें बची। एक बचे वेक्टर प्रोडक्ट और एक बचा स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उतार लिया। लेट्स डू द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारे पास क्या होता है,
मान लो मुझे वेक्टर्स के प्रोडक्ट करने हैं, तो मेरे को पता है मेरे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर मान लो जैसे मैं वर्क की बात करूं, ठीक है, वर्क की बात करते हैं, तो क्या वर्क जो है वो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है? एफ एस यानी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वर्क की बात करें, वर्क की बात कर रहे हैं ना, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर और एस वेक्टर। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मल प्रोडक्ट तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वेक्टर का वैसे तो नॉर्मल प्रोडक्ट होता नहीं है। एक ऐसा, और फोर्स और एस मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी मेरे को वेक्टर का कोई ऐसा तरीका लेना पड़ेगा जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या आ जाए? स्केलर। वर्क तो स्केलर है ना, दैट मीन्स वहां पे हमने ये देखा कि डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर आता है। ठीक है, तो W जो हमारे पास क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा आता है। तो ये आता है एफ एस कोस थीटा। इसी तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे मैं मान लू टाउ, ठीक है, ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? आर वेक्टर पे और एफ वेक्टर पे, ये भी उनके मल्टीप्लीकेशन से आता है। ठीक है, टॉर्क, ये हमारे पास क्या होते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इन दोनों का ऐसा प्रोडक्ट करना चाहिए कि रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ जाए, तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इसी लिए हमने दो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले। हाँ, तो इसमें जब हम प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा। ठीक है, करें? तो लेट्स सी, if in a question there is given that you have two vectors, मान लो फर्स्ट वेक्टर है वो है a वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर इज b वेक्टर। दैट मींस इफ यू वांट टू डू द डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट को एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि बीच में डॉट लगा के दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से दिखाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा, मान लो r है, r इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। r वेक्टर जो होता है रिजल्टेंट, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है कोस थीटा, r इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब? जब एंगल 0 हो। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा बराबर 0 हो। और